अब हम बात करते हैं आर्टिकल 21 की। तो आर्टिकल 21 में जिक्र है जीवन का अधिकार यानी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, आर्टिकल 21 में किस चीज का जिक्र है? जीवन का अधिकार यानी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के बारे में इसमें बात की गई है। आर्टिकल 21 में यह घोषणा की गई है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही वंचित किया जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि आर्टिकल 21 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अब यहां पे थोड़ा समझ लीजिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है, यानी किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण को देह से अलग करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रक्रिया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने ये जो कंसेप्ट है वो जापान से लिया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का। तो कुल मिलाकर के आर्टिकल 21 यह घोषणा करता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित सिर्फ और सिर्फ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत किया जाएगा। अब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत का मतलब क्या है कि यदि अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है, कोई व्यक्ति क्या करता है? अपराध करता है। किसी व्यक्ति को हम अपराधी कब साबित करेंगे? इसका जिक्र हम आर्टिकल 20 में कर चुके हैं। यदि अगर कोई व्यक्ति अपराध के समय में निर्धारित किसी कानून का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो दैट इज कॉल्ड अपराधी, ठीक है। लेकिन अब जो अपराध उस व्यक्ति ने किया है, उस अपराध का दंड क्या है? मृत्युदंड। इतना जघन्य अपराध है कि उस अपराध का दंड उसको मृत्युदंड है। तो यानी अगर जो अपराध उसने व्यक्ति ने किया है और उस अपराध का जो कानून है यानी विधि है वो है मृत्युदंड, तो विधि के अकॉर्डिंग उसको वंचित किया जा सकता है, ये है। लेकिन विधि के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करने की जो तात्पर्य है या वंचित करने का जो अर्थ है, दो अर्थों में आप समझ सकते हैं। एक तो है कि देह से प्राणों को अलग कर देना है, दूसरा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का मतलब यह है कि आपको लग रहा है कि भाई आपके प्राण बचने हैं या आपके प्राण बचाने हैं, आप किसी पर्यावरण में जा रहे हैं या कहीं पे आप ट्रैवल कर रहे हैं या किसी इन्वायरमेंट में आप रह रहे हैं, तो उस इन्वायरमेंट में आपके प्राणों को अगर खतरा हो रहा है, ठीक है, तो आपके प्राणों का संरक्षण आर्टिकल क्या करेगा? 21 करेगा। तो एक संरक्षण इस प्रकार का है। दूसरा है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करना। वंचित करने का मतलब क्या है कि जो हमारा देह है, शरीर है, हमारे शरीर से प्राणों को अलग कब किया जाएगा? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत किया जाएगा, उसके अलावा नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ अगर हमारे प्राणों को की रक्षा के लिए अगर हमें अच्छे एनवायरनमेंट की आवश्यकता पड़ रही है या कुछ नीडी चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ रही है, तो उस संदर्भ में भी हमें संरक्षण प्रदान करेगा। तो दो तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। नॉर्मली समझ में आ गया, ठीक है। ये समझ लीजिए, आर्टिकल 21 में बात की जा रही है जीवन का अधिकार की, हम बात कर रहे हैं कि जीवन का अधिकार है। अब जीवन के अधिकार में हम बात कर रहे हैं प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ठीक है। तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता क्या है, इसको समझ लीजिए। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को समझने के लिए हमें सबसे पहले आर्टिकल 21 के तहत जो नॉर्म्स हैं वो समझने पड़ेंगे। तो आर्टिकल 21 इसी के संदर्भ में कहता है कि आर्टिकल 21 यह घोषणा करता है कि किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही वंचित किया जाएगा। यानी अगर हम किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दे रहे हैं या किसी व्यक्ति को उसके और किसी व्यक्ति के शरीर से, यानी किसी व्यक्ति के देह मतलब शरीर, किसी व्यक्ति के देह से उसके प्राणों को अगर हम अलग कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको किस परिस्थिति में हम अलग करेंगे? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत, ठीक है। यानी अगर कोई व्यक्ति इतना जघन्य अपराध करता है, ठीक है, कि उस अपराध का दंड क्या है? मृत्युदंड है, तो ऐसी स्थिति में हम उसको, उसके देह को उसके प्राणों से अलग कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं कर सकते। एक चीज तो ये हो गई, एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये है इसी में कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। पहली चीज हम बोल रहे हैं किसी व्यक्ति को, ठीक है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित हम कब कर सकते हैं? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत कर सकते हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि भाई प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संरक्षण, तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संरक्षण का मतलब यह है कि सपोज आप कहीं पे चले गए ट्रैवलिंग के लिए, ठीक है, वहाँ पे इन्वायरमेंट इतना पॉल्यूटेड है कि आपके प्राणों को खतरा है, तो ऐसी स्थिति में, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं? अपने प्राणों की रक्षा के लिए, ठीक है, उस संरक्षण ले सकते हैं।
गवर्नमेंट क्या करेगी, आपको प्रोटेक्शन देगी, या इन्वायरमेंट आपके लिए गरिमापूर्ण बनाया जाएगा कि जिससे आपके प्राणों की रक्षा हो सके। तो पहली चीज, प्राणों की रक्षा के लिए भी प्रोविजंस हैं। दूसरी चीज, देह से प्राणों को अलग करने के लिए भी क्या है, प्रक्रिया का वर्णन इस आर्टिकल 21 के तहत किया गया है। तो दो चीजें समझ में आ गई, ठीक है। अब क्या है, आर्टिकल 21 के तहत है, कार्यपालिका या सरकार किसी नागरिक की स्वतंत्रता में तभी हस्तक्षेप करेगी जब उसने देश में स्थापित किसी विधि का उल्लंघन किया हो। तो यानी कार्यपालिका या सरकार किसी नागरिक की स्वतंत्रता में तभी हस्तक्षेप करेगी जब वो क्या करेगा, उसने देश में स्थापित किसी कानून का उल्लंघन किया हो, यानी अपराधी व्यक्ति के संदर्भ में हम ये बात कह सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आर्टिकल 21 के तहत उच्चतम न्यायालय ने किस किस प्रकार से अपनी व्याख्याएं प्रस्तुत की हैं। तो थोड़ा इसको समझ लीजिए। इसमें मुख्यतः हम दो वादों का जिक्र करते हैं, ठीक है, गोपालनाथ वाद और मेनका गांधी वाद, ठीक है। गोपालन वाद आपका 1950 में होता है और मेनका गांधी जो वाद है 1978 में, यानी 1978 में होता है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि गोपालन वाद क्या है, ठीक है। गोपालन वाद का जिक्र हम तमाम आर्टिकल में करते हैं, कहीं कहीं बहुत सारी जगह इनका जिक्र होता है। तो गोपालन वाद क्या है कि ये एक क्या है, साम्यवादी दल के सदस्य थे। ये साम्यवादी भारत में जो संविधान में जो स्वतंत्रता थी, ठीक है, उस स्वतंत्रता को वो क्या मानते थे, वो मतलब ऐसा मानते थे कि स्वतंत्रता वास्तविक नहीं है। जब कॉन्स्टिट्यूशनली जो स्वतंत्रता दी जा रही है, संविधान में जिन स्वतंत्रताओं का वर्णन है या जिन अधिकारों का वर्णन है, तो उनका मानना था कि ये क्या है, ये वास्तविक नहीं है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने उनको नजरबंद किया। किनको, गोपालनवाद को, या अरुण कुमार गोपालन इनका पूरा नाम है, अरुण कुमार गोपालन इनका पूरा नाम है, ये साम्यवादी दल के नेता थे। तो इन्होंने क्या किया, जब इनको सरकार के द्वारा नजरबंद किया गया, क्योंकि ये भारतीय संविधान में जो स्वतंत्रता थी उसको वास्तविक नहीं मानते थे, तो ऐसी स्थिति में इन्होंने उन अधिकारों के खिलाफ क्या करी, आवाज उठाई और अपनी सजगता प्रस्तुत की। यानी जो अधिकार संविधान में दिए गए हैं, उन संविधानों के संरक्षण के लिए भारतीय संघ से इन्होंने क्या किया, उसके संरक्षण के लिए इन्होंने आवाज उठाई। ये गोपालनवाद हो गया। अब ये क्या, गोपालनवाद में जो 1950 में आपका होता है, इसमें उच्चतम न्यायालय के द्वारा ये डिसीजन दिया जाता है कि जीवन के अधिकारों का, अगर जीवन के अधिकार की बात की जा रही है ना आर्टिकल 21 में, तो जीवन के अधिकारों को अगर सीमित कार्यपालिका करती है, ठीक है, तो तब तो न्यायालय क्या कर सकता है, उसको संरक्षण दे सकता है, व्यक्ति को संरक्षण दे सकता है। लेकिन यदि अगर विधायिका के द्वारा जीवन के अधिकार को सीमित किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका उसको कोई संरक्षण नहीं दे सकती है। कहने का मतलब ये है कि मैं यहाँ पे ये बात कर रहा हूँ कि भाई जो उच्चतम न्यायालय है, ठीक है, उच्चतम न्यायालय हमें गारंटी प्रदान करता है मौलिक अधिकारों के संदर्भ में। अब गारंटी प्रदान करने का मतलब क्या है, यदि अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उच्चतम न्यायालय क्या करता है, हमें गारंटी प्रदान करता है। लेकिन गोपालनवाद में उच्चतम न्यायालय बोलता है कि यदि कार्यपालिका के द्वारा जीवन के अधिकार को कम किया जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में हम व्यक्ति के मौलिक अधिकार का, यानी व्यक्ति के जीवन के अधिकार को संरक्षण दे सकते हैं। लेकिन विधायिका के द्वारा अगर जीवन के अधिकार को कम किया जाता है तो न्यायपालिका संरक्षण नहीं देगी, ठीक है, ये आ गया। अब दूसरा है मेनका गांधी वाद। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि मेनका गांधी वाद क्या है। तो मेनका गांधी संजय गांधी की वाइफ हैं, ठीक है, और 1977 में यानी 1977 में जब जनता सरकार आती है सत्ता में, तो जनता सरकार क्या करती है, मेनका गांधी विदेश जाने के लिए अपनी पासपोर्ट बनाती है, तो जनता सरकार क्या करती है, इनके पासपोर्ट को जब्त कर लेती है। तो यानी अब इनके पासपोर्ट को जब जब्त करती है तो ये जीवन के अधिकार के लिए उसके हनन के संदर्भ में क्या करती है, याचिका प्रस्तुत करती है, ठीक है। तो उसके संदर्भ में उच्चतम न्यायालय क्या करता है, 7 जजों की बेंच में डिसीजन देता है, और जो गोपालनवाद में जो डिसीजन दिया था उसको क्या कर देता है, पलट देता है। गोपालनवाद में उच्चतम न्यायालय ने क्या बोला था कि भाई सिर्फ और सिर्फ विधायिका के खिलाफ कोई संरक्षण प्रदान नहीं कर सकता है न्यायालय। किसके खिलाफ संरक्षण प्रदान कर सकता है, कार्यपालिका के खिलाफ। लेकिन इसमें बोलता है कि भाई विधायिका के खिलाफ भी संरक्षण दिया जा सकता है, विधायिका के खिलाफ भी संरक्षण देने की बात करता है। वो बोलता है, इसमें 7 जजों की जो बेंच है वो ये डिसीजन लेती है कि भाई विधायिका को कानून बनाने का अधिकार तो है, लेकिन विधायिका जो कानून बना रही है वो पक्षपातपूर्ण नहीं होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए, औचित्यपूर्ण होना चाहिए। अगर भेदभावपूर्ण हो तो उसकी जांच पड़ताल की जानी चाहिए। तो कभी कभार कह के विधायिका इस प्रकार के कानून बना सकती है, ठीक है। तो इस संदर्भ में वो बोलता है कि भाई अगर विधायिका के द्वारा भी जीवन के अधिकार को सीमित किया जा रहा हो तो
दिया जा सकता है प्रोटेक्शन न्यायालय के द्वारा। तो इस तरीके से दोनों जो वाद हैं, इस तरीके की व्याख्या न्यायालय के द्वारा दी जाती है जीवन के अधिकार में, जो काफी विरोधाभास हमें देखने को मिलती है। अब हम इसी में आगे आते हैं कि न्यायालय के द्वारा कई निर्णयों में जीवन के अधिकार को स्पष्ट किया गया है, यानी वो बहुत सारे केसेस हैं या फिर न्यायालय ने तमाम प्रकार की व्याख्याएं जीवन के अधिकार के बारे में प्रस्तुत की है। तो इसमें जिस पाणिनि के अनुसार, यानी जस्टिस पाणिनि कोई है, जस्टिस पाणिनि के द्वारा आर्टिकल 21 के संदर्भ में कहा गया है कि जीवन के अधिकार का तात्पर्य पशुवत जीवन से नहीं है बल्कि गरिमापूर्ण जीवन से है, और व्यक्ति के जीवन को गरिमापूर्ण बनाने वाली वो संपूर्ण स्थिति आर्टिकल 21 में ऑटोमेटिकली क्या होंगी, सम्मिलित हो जाएंगे। अगर उन स्थितियों का जिक्र आर्टिकल 21 में नहीं भी है तब भी वो क्या हो जाती है, सम्मिलित हो जाती है। तो यानी जस्टिस पाणिनि यहाँ पे क्या कहते हैं कि आर्टिकल 21 के तहत जीवन का अधिकार का मतलब पशुवत जीवन से नहीं है बल्कि गरिमापूर्ण जीवन से है, और गरिमापूर्ण जीवन को प्राप्त करने के लिए जितनी भी संपूर्ण स्थितियां हैं वो आर्टिकल 21 में ऑटोमेटिकली सम्मिलित हो जाती हैं। ठीक है, इसी के एवज में आर्टिकल 19 में जितनी भी प्रकार की स्वतंत्रता है वो आर्टिकल 21 में सम्मिलित हो जाती है। ठीक है, आर्टिकल 19 में क्या है, स्वतंत्रता ये है, वाक एंड अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, यानी वो सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं से आपका जीवन गरिमापूर्ण बन रहा है तो वो भी उसमें सम्मिलित हो जाती है। ठीक है, इसी में एक नई चीज है कि शिक्षा के अधिकार, शिक्षा का जो अधिकार है वो जीवन को गरिमापूर्ण बनाता है, इसलिए शिक्षा के अधिकार को भी 86वें संविधान संशोधन यानी 86 अमेंडमेंट के द्वारा 2002 में क्या कर दिया गया, आर्टिकल 21 में सम्मिलित करके इसको मौलिक अधिकारों की श्रेणी में सम्मिलित कर दिया गया है।